एलएसी पर अप्रैल महीने से जारी भारत चीन के बीच गतिरोध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में दुश्मनों को दिया करारा जवाब। कहा, हमारे जवान के हौसले बुलंद, किसी भी हालात से निपटने को है तैयार। जनसंसद, खुला मंच, खुली बहस। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं iSwadeshi.com। देश को हम आजाद कहे या देश को हम बर्बाद कहे, सोची समझी साजिश को बोलो, कैसे ना हम क्या कहें। आतंकी को आतंकी ना कहकर क्या उनको दामाद कहें? जो सब कुछ दिख रहा आंखों के सामने, कैसे उसको हम ख्वाब कहे। उनकी जिद तो इतनी है कि लादेन जिंदाबाद कहे, मैं भारत मां की जय बोलूं, भले वो जाकिर को अपना बाप कहे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के आप देख रहे बिंदास बोल। और आज का बिंदास बोल सुदर्शन पर लगातार दूसरी बार स्टे लेकर आया हुआ है। सत्य बोलने वाला वो चैनल जिसने टीआरपी के लिए कभी भी आपने इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं किया, जिसने अगर उसके पास विकल्प था, अगर हम सनी लियोनी को लाकर यहां पर नाच करते तो पैसा भी होता, टीआरपी भी होती, किसी कोर्ट में नहीं जाना पड़ता, ना किसी विवाद का हिस्सा होता, ना आज हमको कम्युनल कहकर कोई गाली देता। इस देश में युवाओं को बकरा बनाने वाले चैनलों को तो पूरी खुली छूट है, लेकिन इस देश के युवाओं को शेर बनाने की बात करने वाले चैनल पर पहरेदारी लगाई जा रही है। कितनी पहरेदारी? आज देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सुदर्शन चैनल के यूपीएससी जिहाद के कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाया है। हम न्यायालयों का सम्मान करते हैं, बल्कि इस देश की व्यवस्थाओं के लिए ही अपने प्राणों की आहुति देने के लिए खड़े हैं। लेकिन लोकतंत्र के चारों स्तंभों ने एक दूसरे की मर्यादा रखने, स्वयं नियंत्रण के आधार पर खुद को आगे बढ़ाना चाहिए, यह संकेत है। यह अप्रत्यक्ष अलिखित नियम है और इस नियम का ही पालन लगातार किया जा रहा है। इसलिए कई असहमति के निर्णयों के बावजूद न्यायालय के इरादे या जज साहब के ऊपर व्यक्तिगत कभी भी मीडिया ने हमला नहीं किया, ना हमने भी कभी किया है। क्या हमारे ही इच्छा के निर्णय सारे हुए? नहीं, लेकिन हमने माना कि चार खंभों पर खड़ा ये लोकतंत्र सुरक्षित रहना है तो सबको अपनी मर्यादाएं रखनी चाहिए। लेकिन आज मीडिया की मर्यादाएं, वास्तवतः मीडिया का काम करने वाला यह चैनल जो खबरें मनोरंजन की नहीं दिखाता, जो देश के सामने के चैलेंजेस को दिखाता है, उस पर बैन लगा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है। एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, एक खोजी पत्रकारिता का इतना बड़ा मैंने काम किया था, देश के राष्ट्रीय सुरक्षा की सेंध को मैंने उजागर किया था। मेरा गुनाह इतना था कि मुझे 20 वर्ष आगे का दिख रहा था। अरे ये तो आपका दोष है कि आपको 20 वर्ष दूर का नहीं दिख रहा है, आपको अभी का दिख रहा है। मुझे तो कोई पुरस्कार दिया जाना चाहिए था कि मैंने इतना बड़ा काम किया, लेकिन सुरेश चौहान के कभी पुरस्कारों के लिए कहीं नहीं गया, न सरकार से न किसी संस्था से हमने कभी कुछ मांगा। लेकिन हमने एक साथ मांगा, सत्य के लिए साथ मांगा। आज उसी सत्य का गला दबाया जा रहा है और न्यायालय के सामने असत्य बताकर, अधूरा सत्य बताकर, हाफ ट्रुथ बताकर हमारे पूरे सत्य को दबाया जा रहा है। मित्रों, आपको पता है कि हमने 28 तारीख को यूपीएससी जिहाद के कार्यक्रम करने की घोषणा 26 तारीख को की थी। उस प्रोमो पर बड़ा बवाल हुआ। उसके बाद भारत सरकार ने हमको अनुमति दी। उसके पहले हाई कोर्ट ने भी स्टे लगाया था। उसके बाद पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, आज सुप्रीम कोर्ट ने फिर स्टे लगा दिया है। हमारे खिलाफ, भारत सरकार के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में तुर्की देश की जाने की योजना थी, जो यह कह रहा था कि भारत सरकार ने भारत के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध बोलने वाले चैनल पर कार्रवाई क्यों नहीं की। मैंने तो कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोला।
हम तो एपीजे अब्दुल कलाम को सम्मान देने वाले लोग हैं, लेकिन अफजल की गर्दन दबाने के लिए कानून को जल्दी करो कहने वाले भी लोग हैं। हमने इस सत्य के साथ कोई समझौता नहीं किया, लेकिन आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज तो कम से कम हमको अपराधी की तरह बताया गया है। यह कहा गया है कि गुरुवार को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, और उस सुनवाई में तय किया जाएगा कि इस शो के ऊपर लगाया हुआ ये टेम्पररी जो स्टे है यह आगे जारी रहेगा या हमेशा के लिए रहेगा। मित्रों, यह केवल सुदर्शन पर हमला नहीं है, यह सत्य पर भी हमला है, और उससे भी बड़ी बात है कि यह मीडिया के स्वतंत्रता पर अतिक्रमण है दूसरे संस्था के द्वारा। और इसलिए मैं इस देश के मीडिया संस्थानों को कहता हूं, आज इस वक्त चुप अगर रहोगे तो अगला नंबर आपका है, क्योंकि कुछ साहब लोग, रिटायर्ड साहब लोग बैठेंगे और फिर तय करेंगे कि आपने क्या कार्यक्रम चलाया और उस पर आपको क्या सजा मिलनी चाहिए। मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हिंदुस्तान के मीडिया पर सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन सही और गलत की व्याख्या करने का अधिकार आप किसको देंगे, इस पर भी निर्भर है। और इसलिए आज के बिंदास बोल में मैं आपके सामने मीडिया की स्वतंत्रता के मुद्दे को लेकर और हमने क्या कहा, क्यों कहा, इनको सब लेकर आ रहे हैं। मित्रों, आज का कार्यक्रम देश के कई जज साहब देख रहे, वकील देख रहे। मैंने जो कहा, मेरा जो प्रोमो था, उसमें मैंने वो बातें कही थी जो कुछ लोग ऑलरेडी कह रहे थे। कौन कह रहे थे, क्या कह रहे थे, कुछ वीडियो में आपको दिखाता हूं। इमरान प्रतापगढ़ी जो कि बड़ा मुस्लिम नेता है, बड़े पार्टी का, हिंदुस्तान पर सबसे ज्यादा वर्ष राज करने वाले पार्टी का लोकसभा का उम्मीदवार है, वो खुद मानता है कि यह बात उसने कई जगह पर जाकर कही है, कई वर्षों से कही है, और फिर भी मैं इस बात को कोट ना करूं तो फिर भाई मुझे पत्रकार क्यों कहते हो, गुलाम कहो ना। हम तो गुलामी नहीं स्वीकार करेंगे। देखिए क्या कहता है ये आदमी। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का क्या है भाई, ब्यूरोक्रेसी पर मतलब ही नौकरशाही पर कब्जा करो, ये कह रहा है। ऐसा मैं प्रोमो में आपको बता रहा हूं, यही मैं शो में बता रहा हूं। दोबारा सुनिए, क्या इसके ऊपर प्रतिबंध लगा, क्या इस पर कोई कार्रवाई हुई, नहीं हुई ना, यही तो मैं ध्यान में लाकर दे रहा हूं। दोबारा सुनिए। निजाम बदलना चाहते हो तो सिस्टम का हिस्सा बनो। तसव्वुर करो कि अगर एक थाने में तुम्हारे नाम का एक सिपाही आ जाता है तो थाने का निजाम बदल जाता है। जिस दिन तुम किसी जिले में कलेक्टर बन के बैठोगे, जिस दिन तुम किसी जिले में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन के बैठोगे, उस दिन जिले का हाल क्या होगा। अगर इस मुल्क को सुधारना चाहते हो, अपना हक लेना चाहते हो, तो ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। इंजीनियरिंग पढ़ा लोगे बच्चों को, डॉक्टरेट पढ़ा लोगे बच्चों को, अपने बच्चों को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दोगे, अरबपति बन जाओगे, तुम्हारा फायदा होगा, खुद का फायदा होगा। लेकिन अगर नस्लों का फायदा करना चाहते हो तो सिर्फ ब्यूरोक्रेसी पे कब्जा करो, पावर अपने हाथ में लो। निजाम बदल मतलब आज जो ब्यूरोक्रेसी में बैठा है वो कौन से नस्ल का है, यही तो हम पूछ रहे हैं ना कि आज बैठे हुए किस नस्ल के हैं और कौन सी नस्लों को लाना चाहते हो, कब्जा करके क्या करना चाहते हो। इस वीडियो को लेकर मैंने पहले दिन भी शो किया था, लेकिन आज न्यायालय में हमारा यह वीडियो नहीं दिखाया गया। एक वीडियो दिखाया गया जिसको मैं अभी यहां पर दिखाना चाहता हूं। यह वीडियो भी नहीं दिखाया गया, केवल एक क्लिप दिखाई गई और उस क्लिप में ग्राफिक को दिखाया गया और उस ग्राफिक में भी हमारा आवाज नहीं था। टीवी इंडस्ट्री का एक नियम है, इसको ऑडियो विजुअल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दोनों चीजें हैं, और ये दोनों चीजों के बाद ही ये परिपूर्ण होता है।
और दोनों चीजें दिखाई बगैर मगर में ऑडियो कोई किसी को दिखाए उसका वीडियो नहीं दिखाए, या कोई उसका वीडियो दिखाए लेकिन ऑडियो नहीं दिखाए, तो उसकी पूर्ण व्याख्या नहीं होती। ध्यान रहे, विश्व के किसी भी टीवी चैनल पर जो ग्राफिक दिखाया जाता है वो शब्दों का पूर्णतः शब्द वहां लिखे नहीं जाते, उसका प्रमुख हिस्सा लिखा जाता है और उसका विश्लेषण ऑडियो में किया जाता है। हमने क्या कहा और कोर्ट में क्या दिखाया गया, यह क्लिप मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए, उम्र का लाभ क्यों मिल रहा है? क्योंकि मुसलमान को ओबीसी का दर्जा दिया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने तो यह दर्जा नहीं दिया ना। बात बात पर बाबा साहब अंबेडकर जी के लाइनों को मत बदलो, फुल स्टॉप कामा भी मत बदलो, संविधान बदलने का आरोप लगाने वालों, यहां तो आप एक तरफ मुसलमान भी अल्पसंख्यक भी बनते हो, दूसरी तरफ आप ओबीसी भी बनते हो। मुझे यह प्रश्न है, यह प्रश्न इसलिए भी बड़ा है और मैं इस देश के तमाम ओबीसी नेताओं को, जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, जिसमें शरद पवार से लेकर तमाम नाम आएंगे, क्योंकि इस पर मैं आगे भी कार्यक्रम करने वाला हूं, लिस्ट देने वाला हूं, मैं उनको पूछता हूं कि क्या यहां पर कोर्ट को यह कहा गया, जो कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि सुदर्शन ने कहा कि हिंदू की उम्र 32 और मुसलमानों की 35। मैंने साफ फिर दोहराता हूं, इस वीडियो में नहीं, मैंने जितने एपिसोड किए उन सब जगह पर मैंने ये कहा कि अगर मुस्लिम को ओबीसी में लाते हो तो उसको ये बेनिफिट मिलता है। वहां पर जज और उनके सामने दलीलों में कहा गया कि ये तो सरकार की पॉलिसी है। तो क्या सरकार की पॉलिसी के ऊपर बोला नहीं जा सकता? क्या आज तक किसी चैनल ने बोला नहीं है? जिस देश में संविधान पर चर्चा होती है वहां पर सरकार की पॉलिसी पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? हमने पॉलिसी पे चर्चा की। मैं साफ कर दूं कि हम अपने बोले हुए हर पूरे एपिसोड पर ही नहीं, एक एक वाक्य पर नहीं, एक एक शब्द पर ही नहीं, हमारे कॉमा और फुल स्टॉप पर पूर्णतः कायम है। हम कोई शब्द वापस नहीं ले रहे। हमारे इरादे को, हमारे प्रतिभा को, हमारे प्रयासों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया और इसलिए आज इस कार्यक्रम पर स्टे लगा है। लेकिन बिंदास बोल पर या सुदर्शन पर नहीं है, इसलिए मैं आज विशेष बिंदास बोल आपके सामने लेकर आया हूं। आज अगले घंटे तक हम आपके सामने जो चर्चा करेंगे, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार मधु किशोर जुड़ी है। मधु किशोर जी, आपका स्वागत है बिंदास बोल में। हमारे साथ आज कोर्ट में जो उपस्थित थे विष्णु जैन जी जुड़े हैं। विष्णु जी, आपका स्वागत है। और शांतनु जी हमारे साथ है, जो कि शुरू से ही पत्रकार के रूप में हमारे साथ रहे, जब लोगों ने हमारा विरोध किया था कि क्या किसी चैनल ने ऐसा प्रोमो बनाना चाहिए या नहीं। मैं आप तीनों के साथ हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को कहता हूं, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर हमारी लाइव स्ट्रीम में कमेंट करे या सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म पे हैं, वहां पर आज झूठ परोसा जा रहा है। तमाम अखबारों के द्वारा हमारी प्रतिक्रिया लिए बगैर टीवी चैनल और इंडियन टीवी जैसे चैनल हमारे खिलाफ एक तरफा शो करे, उस पर जाकर कमेंट करिए। हमने गलत कहा है तो गलत कहिए, और हमने सत्य कहा है तो उसका पूरा साथ दीजिए। मैं मधु किशोर जी के पास चलता हूं। मधु जी, विश्व में आज तक किसी न्यूज चैनल के किसी शो पर कभी स्टे नहीं लगा, कम से कम भारत में नहीं लगा। एक हफ्ते में 2 बार स्टे लगने का आज सुदर्शन के साथ ये गुनाह हुआ है। क्या कहेगी आप? बहुत दुख हो रहा है, पर एक मायने में सुरेश जी अच्छा भी है, लोग अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं और समाज के सामने, देश के सामने अब ये बातें खुले आम हो रही हैं स्पष्ट कि कौन देश का दुश्मन बन के काम कर रहा है और कौन देश को बचाने का काम कर रहा है। ये बातें खुल के होती ही नहीं थी। तो अभी कोर्ट के ऊपर भी जो सवालिया निशान आज उन्होंने खुद लगाया 2 बातों पे। देखिए, एक ये कि एक स्लाइड के आधार पे उन्होंने इतनी हॉस्टाइल टिप्पणी कर दी आपके चैनल पर। एक स्लाइड जिसका ना आगा ना पीछा, यानी उसका अगला स्लाइड जो है उसमें भी वो बात आ जाती है और ऑडियो आपने जैसा कहा नहीं, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा अन्याय। पर देखिए, जिन्होंने आपके खिलाफ से ली उनकी कमजोरी देखी, उनकी हिम्मत और उनकी ये औकात नहीं कि पूरा प्रोग्राम पेश कर देते कोर्ट को
सुनने देते और देखने देते पूरा का पूरा प्रोग्राम। दूसरा, जो ये एक बात साफ दिख रही है कि अभी आप जिन अफसर को कोट कर रहे थे, जो कह रहे थे यदि अपना हक लेना चाहते हो, अगर नस्लों की लड़ाई करना चाहते हो, और आपने सही सवाल पूछा, कौन नस्ल, ये कहाँ की नस्ल। परंतु एक और बात है, ये जो अपने हक की बात करते हैं, ऊपर से तो लगता है अरे हक तो मुसलमान को मिलना ही चाहिए, वो तो हम भी मानते हैं, हर एक को बराबर का तो हक इस देश का संविधान भी देता है। परंतु ज़कात फाउंडेशन की मानसिकता रखने वाले मुसलमानों के लिए उनका हक है गज़वाए हिंद मिशन कंप्लीट करना। वो इसको अपना हक समझते हैं कि सारे देश को कन्वर्ट किया जाए और अपने अधीन लाया जाए, यहाँ भी पाकिस्तान के कई स्वरूप बन जाएं। जैसे वो खुलेआम कहते हैं, नॉर्थ में हम मुगलिस्तान बनाएंगे, साउथ में द्रविडिस्तान, ईस्ट में कुछ और। तो वो जो उनको अपना हक लगता है, तभी अगर धर्मांतरण के खिलाफ कोई आवाज उठती है या हिंदू संगठनी कोई घर वापसी की बात करता है, तो उनको ऐसे चिढ़ लग जाती है जैसे उनके हक का हनन किया हो। यानी वो धर्मांतरण को अपना हक समझते हैं, गज़वाए हिंद उनका हक है। ये हक सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमानों को IAS में लाना है, ये हक सिर्फ ये नहीं है कि मुसलमानों को अच्छे ओहदों पर बिठाना है। अगर वही होता तो हमें से किसी को कोई आपत्ति न होती, परंतु वहाँ बैठ के अपना गज़वाए हिंद मिशन पूरा करना है। जैसे कश्मीर में हुआ, कश्मीर में जिस तरह एक छोटी सी परसेंटेज 3-4% हिंदुओं को वो नहीं सह सके, क्योंकि वहाँ उन्होंने पूरा उसको इस्लामीकरण ऐसा किया कि वो नहीं झेलने को राजी थे, एक छोटी माइनॉरिटी जो दब के रहती। तो यहाँ तो उनके पास बहुत बड़ा एजेंडा है। तो ये IAS IPS में जाना अपने आप में कोई बुरी बात भी नहीं है और अपने आप में उसका मकसद भी नहीं है। अपनी नस्ल की बात, यानी खुद को एक अलग नस्ल बताते हैं, जैसे अंग्रेज एक असली नस्ल, अलग नस्ल थे। तो ये तो इंपीरियलिस्ट डिजाइन है, अपने को रूलिंग रेस बता के ये अपना गज़वाए हिंद मिशन पूरा करना चाहते हैं। उन सरकारी ओहदों पर बैठकर सरकारी तंत्र का इस्तेमाल कर कर, जैसे अभी भी करते आए, हजारों तरीकों से कोर्स, सिलेबस, हमारा एजुकेशन सिस्टम इनका हॉस्टेज है। आज सच नहीं बता सकते हम, हमको इतना हक नहीं कि अपने देश की इतिहास को सही से समझें, पढ़ें। पूरा कब्जा पहले दिन से एजुकेशन मिनिस्ट्री पे इन्होंने किया, नेहरू ने काफी सारी एजुकेशन और कल्चरल मिनिस्ट्री। तो वहाँ बैठ के क्या करते हैं उसका अंजाम हम देख चुके हैं कि हमारा कोर्स, हमारा क्यूरिकुलम, हमारी कल्चरल पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, हर चीज पे इनको वीटो पावर। मधु जी, जो आपने बातें कही है, इन तमाम बातों को ये लोग कहेंगे कि मधु जी भी प्रोक कर रही थी, कानून तोड़ मरोड़ कर बोल रही थी, फैक्ट नहीं बता रही थी। मतलब आप जो सत्य आपके पास है, जो दूर तक आपको दिख रहा है और जो वास्तवतः सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगह पर भाषणों के द्वारा लोगों के सामने आ रहा है, वो आप बताना आपका अपराध है, क्योंकि आप मीठी, सबको अच्छी लगे ऐसी बात नहीं, कटु हो लेकिन सत्य बोल रही है। सुरेश जी, ये कोई आज की बात नहीं है। ये सत्य जब भी बोला है तो भारी कीमत जैसे आपको चुकानी पड़ रही है, ऐसे ही मुझे भी चुकानी पड़ी है। परंतु अब बहुत हो गया। अब हम पॉलिटिकली करेक्ट रह के, डर के, धिम्मी बन के जीने को राजी नहीं है। बहुत ज्यादा जलालत झेल ली इस देश के हिंदुओं में। ये ऐसे कर रहे हैं जैसे हम इन पे अग्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल सच ये है, हम विक्टिम्स हैं। बिल्कुल हमें आज बिल्कुल, और वो हमने दुनिया के सामने लाना है और कुछ भी करके लाएंगे ही। मधुजा हमारे साथ आज कोर्ट में जो प्रस्तुत थे, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कम से कम 36 घंटों से उन्होंने नींद नहीं ली होगी, ऐसे विष्णु जैन जी हमारे साथ हैं जिन्होंने इतना सारा ब्रीफिंग आज किया। हालांकि उनको बोलने का मौका कम मिला, लेकिन जो हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता थे उनके साथ विष्णु जी आज कोर्ट में थे।
विष्णु जी, आप क्या बता पाएंगे जो बताना चाहिए, जो न्यायालय के सिस्टम में रहकर आप बता सकते हैं? देखिए, आज चैनल पे आया हूँ तो बहुत ही स्वाभाविक है कि जितने लोग चाहते हैं कि सुदर्शन चैनल और बिंदास बोल का कार्यक्रम ना चले, वो सब हमें मॉनिटर कर रहे होंगे। तो और कभी भी पहले भी मैं जब भी कोई भी चैनल पे गया हूँ तो मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली है जो कानून का उल्लंघन हो, और आज भी नहीं बोलूंगा। मैं आज आपके सामने बहुत स्पष्ट रूप से एक तथ्य रखना चाहता हूँ। जब हमारे द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता मिस्टर श्याम दीवान आज अपीयर हुए थे, उन्होंने आर्ग्यू किया था, और जब ये बहस आज कोर्ट के सामने छिड़ी थी कि एक स्लाइड दिखाया गया जो अभी आपने भी विवरण किया, जिसमें एज गलत है और अलग अलग स्लाइड दिखाई गई, तब कोर्ट के सामने हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता ने भी ये पक्ष रखा कि सुदर्शन चैनल ने बराबर ये बात कही है कि सारे एपिसोड्स 1 से लेकर 10 एपिसोड तक एंटायरिटी में देखे जाएं। किसी एक पर्टिकुलर स्लाइड को या 1 मिनट के वीडियो को काट के अगर पेश किया जाता है तो वो सही नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के सामने हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता ने रखी। कोर्ट में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता मिस्टर श्याम दीवान ने यह भी आग्रह किया कि 4 के 4 एपिसोड जो आज तक ब्रॉडकास्ट हो चुके हैं वो भी देखे जाएं, और इसमें जब उनके वकीलों ने बात कही कि ये सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए, उस पर उस समय मैंने भी अपना ऑब्जेक्शन करके कोर्ट के सामने बात रखी कि ऐसा एक भी कोई ऑब्जर्वेशन या कमेंट नहीं है आपके द्वारा या सुदर्शन चैनल द्वारा जिसमें ये साबित हो कि हमने कोई भी लॉ का उल्लंघन किया है या ये कहा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को यूपीएससी में नहीं आना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और हमें सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने पक्ष रखने का मौका थर्सडे को दिया गया है, और वो सारे पक्ष, वो सारे साक्ष्य, वो सारे डॉक्यूमेंट जो आपने 4 एपिसोड में कहे हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो चैनल और ये जो मुहिम, ये जो कार्यक्रम आपने चलाया है, हम न्यायालय से इसमें विजयी हों और देश के सामने सच आए। विष्णु जी, हमने भी यहाँ पर लाइव स्ट्रीम देखी कोर्ट की, उसमें देश के भारत सरकार के वकील या भारत सरकार के जिनको सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है, मेहता जी, उन्होंने कहा कि कोर्ट ऐसा करके ऐतिहासिक गलती करने जा रही है, इसके लिए वास्तवतः इंस्टीट्यूशन है, स्ट्रक्चर है, उनको निर्णय करने दीजिए। देखिए, मेरे सामने एक जजमेंट है और मैं चाहूंगा जितने लोग हैं यहाँ पे और जो व्यूअर्स हैं वो चाहे जजमेंट को नोट भी कर सकते हैं। ये जजमेंट है, इसको मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसको जूम भी कर दिया जाए, और ये साइटेशन है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके लेफ्ट में लीजिए, आपके लेफ्ट में। हाँ जी, हाँ, क्या क्लियर आ रहा है ये? हाँ, आ रही है, आप थोड़ा पास में लीजिए। और जी, हाँ, अब आप इसको पढ़ के बताइए, बस रिकॉर्ड कर दीजिए आपने। हाँ, ठीक है। ये 2018-13 SCC पेज 440, इस केस का नाम है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये 3 जजेस का जजमेंट है, जस्टिस केहर, जस्टिस सीजे और जस्टिस चंद्रचूड़, जो आज भी बेंच में थे। अब इस जजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, जब ये डिस्प्यूट उठा था कि क्या मीडिया को हम बांध सकते है, तब इस जजमेंट में ही पैरा 11 में कहा गया था कि ऑलरेडी एनबीए और वेरियस अथॉरिटीज बनी हुई है जिसको सेल्फ मैकेनिज्म कहा जाता है, और वो खुद चेक करेंगी। पैरा 11 कोई भी चाहे जजमेंट को पढ़ सकता है, और अगर यहाँ पे शायद समय की कमी होगी तो नहीं तो मैं इसको भी पढ़ के सुना देता, जिसमें ये कहा गया है कि वी देयरफॉर हियरबाय रेकमेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट विद द फ्रेमवर्क ऑफ सेक्शन 22 ऑफ द केबल नेटवर्क्स एक्ट deliberate on the issue and take conscious decision thereon, and to finalize a similar statutory framework for radio programs as well till the above issue is considered and finalize the existing mechanism of complaint redressal shall remain in place। मतलब जब तक कोई सरकार डिसीजन नहीं लेती है तो इस समय जो मैकेनिज्म है न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन द्वारा वो इन प्लेस रहेगा, और एक और एसोसिएशन बनी हुई है EMCC, वो भी इन प्लेस रहेगी, और किसी भी आदमी को अगर कोई ग्रीवांस है किसी भी ब्रॉडकास्ट के अगेंस्ट तो वो इन सारी अथॉरिटीज में जा सकता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये जो याचिकाकर्ता हैं जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखा है, इनमें से किसी ने भी, मैं ये बात बहुत दावे से कहना चाहता हूँ, किसी ने भी इन एसोसिएशंस को और इन अथॉरिटी को अप्रोच नहीं किया है। इन्होंने अप्रोच नहीं किया है, और उस मैकेनिज्म के ऊपर रिप्रेजेंटेशन या वहां पे कोई दावा नहीं रखा गया है, और सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई फिरोज इकबाल खान द्वारा, जो कहते हैं वो एक एडवोकेट हैं और इसलिए वो चाहते हैं सुदर्शन चैनल के कार्यक्रम बंद किए जाएं। तो मेरा सवाल है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जो ये कहता है कि चैनल को रेगुलेट करने के लिए खुद की सेल्फ कंट्रोलिंग बॉडी बनी हुई है एनबीए और EMCC,
तो अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस क्वेश्चन में जा रही तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के हर एक सवाल का हम जवाब देंगे, डिटेल में जवाब देंगे कि इन 4 एपिसोड्स में क्या था, आगे के 6 एपिसोड्स में हम क्या दिखाने वाले हैं, कैसे ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है और इसमें क्या क्या ऐसी बातें हैं जिसमें फॉरेन फंडिंग हुई है, ओवरसीज से फंडिंग हुई है, और जो आपने 4 एपिसोड्स में दिखाया वो सारी बातें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। पर फैक्ट ये है कि अगर कोई आदमी तथ्य को तोड़ मड़ोड़ के सिर्फ एक स्लाइड पे, अब ये जो डॉक्यूमेंट है देखिए आईए नंबर 91132, इस डॉक्यूमेंट का एक पेज एक स्लाइड दिखा के अगर कोर्ट को ये बताया जाए कि नहीं आप पूरा चैनल बंद कर दीजिए और ये चैनल हेट मॉन्गर है, तो मुझे क्षमा करिएगा, मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से अधिवक्ता के रूप में, सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर के रूप में कहना चाहता हूं कि ये बहुत बड़ी गलती है और ये आर्गुमेंट मिसप्लेस था। ये बात मैं यहाँ आपके सामने रखना चाहता हूं। बिल्कुल विष्णु जी, मैं जानता हूं आपको क्योंकि परसों ही केस लड़ने की तैयारी करनी है, इसलिए आप अब तक इस शो में आप रुके, आपका धन्यवाद। मैं हमारे साथ जो दूसरे वरिष्ठ पत्रकार है शांतनु गुप्ता जी, उनके पास चलता हूं। शांतनु जी, आपने तो पहले सेकंड से इस मुद्दे पर साथ दिया। एनडीटीवी हमारे खिलाफ एक तरफा शो कर रहा था, उस पर भी आपने हमारा पक्ष रखा, हम उसके लिए तो आपके आभारी है ही। आप भी राष्ट्रवादी विचारों के हैं और राष्ट्रवादी विचारों के कार्यक्रमों में और किसी भी प्रकार के काम में कितनी बाधाएं आती हम जानते हैं। आज के इस स्टे के ऊपर आपकी प्रतिक्रिया? कि ये जो सुप्रीम कोर्ट फ्लिप फ्लॉप कर रहा है कि उन्होंने खुद ही कहा कि नहीं मैं कार्यक्रम पर स्टे नहीं लगाऊंगा और अब वो स्टे लगा रहे हैं, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर हमने देखा किस तरह से पहले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, फिर एक इलीगल प्रोसीजर से उसको हाई कोर्ट में ले जाया गया, और जब गवर्नमेंट ने क्लियर क्लैरिफिकेशन दे दिया है तो सुप्रीम दारुल हरब के बारे में बहुत डिटेल में लिखा गया कि दारुल हरब का मतलब है हाउस ऑफ एनिमी, और अभी ये लैंड जिसमें इस्लाम का शरिया नहीं लागू है उसकी सब मुसलमानों के लिए वो हाउस ऑफ एनिमी है, ऐसा कहा गया है। और दारुल इस्लाम वो तब बनेगा जब आप उसे कब्जा कर लेंगे, और इसकी बातें हमें दिखती नहीं है। डेमोग्राफी में चेंज कर रहा है, जो हमने कैराना में देखा। एनआईए लव जिहाद पे अभी केरला में जांच कर रही है, और तीसरा है यूपीएससी जिहाद। तो अगर ऐसा कोई लेके आ रहा है, ये तो बल्कि मैं तो होम मिनिस्ट्री से कहूंगा कि इस पे जांच होनी चाहिए। जैसे एनआईए, ये तो बिल्कुल ये तो न्यूज चैनल का विषय नहीं है, ये तो एनआईए की जांच का विषय है। अगर इसमें ज़कात फाउंडेशन, चाहे वो दो तरीके हैं, एक तो या तो यूपीएससी में कुछ धांधली हो रही है उनको एंट्री कराने के लिए, या यूपीएससी आर्टिफिशियल रूप से उनको ऐसे कोर्स दिलवा रही है स्मार्टली कि जिसमें उर्दू हो, जिसके चेक करने वाले भी इनके ही हों, जिसके एग्जाम देने वाले भी इनके हों, ज़कात फाउंडेशन का पैसा हो उसकी कोचिंग के लिए। और हमें पता है ज़कात फाउंडेशन कैसे कैसे किससे जुड़ी है, जिसमें जाकिर नायक का पैसा है, जिसमें आईएसआईएस के लोग जुड़े रहते हैं। तो ये तो एक ऐसा और शांतनु जी, हमने तो सबूतों के साथ दिखाया, हमने तो बैंक स्टेटमेंट दिखाई, बैंक का नाम, उसका खाता, और ये कोई चोरी छुपे डॉक्यूमेंट नहीं। हमने एफसीआरए भारत सरकार के वेबसाइट से लेकर बताया, हमने जो भी कंटेंट दिखाया उसका सोर्स बताया। लेकिन इतना बड़ा रिसर्च, इतना इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म हजम नहीं होता। हमारे देश में सनी लियोनी चाहिए, वो चैनल पर तालियां पड़ेगी। फूफा को मजाक करने वाला दादी की क्या, अभी मैं क्या बोलूं, मतलब मधु जी, कभी कभी लगता है कि सत्य के साथ खड़े होने की यह सजा। सुरेश जी, सत्य के साथ खड़े होने की सजा तो मिलेगी ही हमें। साल तक चुप्पी साधे रहे, और हमें इतना गुलाम मानसिकता में परस्त कर दिया कांग्रेस की हुकूमतों ने, लेफ्ट के इन्फ्लुएंस में, लेफ्ट और जो ये देश के टुकड़े करने वाले अन्य संगठन हैं, तो इन्होंने इतना हम पे इंटेलेक्चुअल टेरर इस्तेमाल किया। क्योंकि मैं तो एकेडेमिया से हूँ, तो मैं आपको बता सकती हूँ कि कितनी घुटन का माहौल, कितनी सफोकेशन का माहौल है। अगर आप एकेडेमिया में हैं और अगर आप किसी भी इम्पोर्टेंट संस्था में, यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में, अच्छे कॉलेज में भी नौकरी चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल झूठ का ही आवरण पहनकर, इनके गुलामी कर इंटेलेक्चुअल गुलामी कर ही इस देश में जीना पड़ता है। इनको आदत ही नहीं है, क्योंकि हमको गुलामी जिस तरह थोपी गई, इक्की दुक्की पहले तो आवाजें आती थी, अभी सोशल मीडिया की वजह से आवाजें बढ़ी हुई हैं। फिर आप जैसी टीवी चैनल ने इस कंसोलिडेट किया है, तो इसलिए घबराए हैं। परंतु मैं ये 1 मिनट सुरेश जी, जब आप 2 दिन बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पूरी बहस होनी है और आप जब रखेंगे सारा एविडेंस जो आपके पास,
हजारों डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं जो इनके टेरर लिंक्स एस्टैब्लिश करते हैं। वो आपके एलिगेशन नहीं, वो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं के सूत्रों द्वारा एक्नॉलेजमेंट है इनके टेरर लिंक्स की। तब मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जजेस को पता नहीं कौन सा आईने में जाके अपनी शक्ल देखनी पड़ेगी कि वो आपकी सुनने को तैयार नहीं, जब आप इतने गहन चार्जेस लगा रहे हैं। आपको छोटे मोटे चार्जेस ये नहीं आप कह रहे कि इतने मुसलमान क्यों भर्ती हो गए। आपका मेन मुद्दा है इतने मुसलमान जो ज़कात फाउंडेशन, जिसके टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से लिंक हैं और गहरे संबंध, घनिष्ठ संबंध हैं, उसके द्वारा ट्रेंड कैसे लोगों को भर्ती किया जा रहा है और उसमें किस तरह की पार्शियलिटी हो रही है, कैसे इंटरव्यूज में घपलाबाजी हो रही है, कैसे पार्शियलिटी का माहौल। यानी पूरे सिस्टम पे तो ऑलरेडी इनका कब्जा है। अभी तो मेजॉरिटी हुए नहीं है IAS ऑफिसर, तब भी आप देखिए यूपीएससी पर कितनी बड़ी सेंध है, जो कि इनके कैंडिडेट्स को 5 मिनट की इंटरव्यू में सबसे ऊंचे हिस्टोरिक नंबर्स मिलते हैं और जिस तरह सिलेक्शन हो रही है उस पर किस तरह डिस्टॉर्शन हुई है उन प्रोसीजर्स पे। आप ये बातें उठा रहे हैं कि ये टेरर लिंक की बात है, ये मुसलमान होने की बात नहीं है। कोई सहज मुसलमान जो अपने मेरिट के बलबूते पे आ रहा है, ना आपको कोई आपत्ति है ना मुझे कोई आपत्ति है, परंतु ये उस रूट से नहीं आ रहे। ये रूट अपने लिए अलग सुरंग इन्होंने सेंध लगाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट जब आपके डॉक्यूमेंट्स को देखेगी, जो कि एक बार कोर्ट के रिकॉर्ड में हो गए तो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, फिर तो कोई भी उसे पब्लिश भी कर सकता है, कहाँ तक रोकेंगे। तो तब क्या मुंह दिखाएंगे हमारे जजेस जो इतना आपके विरोधी फैसला इतने कड़े शब्दों में, हॉस्टाइल फैसला, ताकि ये दुनिया भर में प्रचार कर सके। अरे देखिए, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि सुदर्शन टीवी तो भड़काऊ है, ये है वो है, ये एंटी मुस्लिम है। वो उनको 2-4 लाइनें चाहिए थी जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तश्तरी में परोस दी। परंतु जब आप एविडेंस लेके आएंगे, जो मुझे मालूम है आपके पास भरपूर एविडेंस, 9 प्रोग्राम के लिए ना आप तो 90 प्रोग्राम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकता हूं, मालूम है, बिल्कुल कर सकता हूं जी। तो तब देखेंगे ये कहाँ अपना मुंह छुपाएंगे ये सब लोग, क्योंकि ये लड़ाई तो रुकने वाली है। वैसे मधु जी, मैंने पिछले कार्यक्रम में भी कहा था कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, लेकिन बार बार कार्यक्रम को रोकने के बाद एक व्यथा मन में आती है कि आखिर ऐसा क्यों। हाँ सुदर्शन, सुरेश जी, अभी आप ये शब्द इसलिए ना इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इनको बकरों को कत्ल भी करना आता है और हमको बकरा बनाना भी आता है। इनकी ताकत का गुमान आपको भी है और मुझे भी है, और हम इनको अंडर एस्टिमेट न करें। खुलेआम सीएए के दौरान ये क्या कह रहे थे, भारत के शहरों को जला देंगे, और जलाने की हिम्मत है, नॉर्थ ईस्ट को काट के रख देंगे हिंदुस्तान से। वो करने की इनके पास, क्योंकि जो खून खराबा से नहीं बचते लोग, और जो खून खराबे के हम हमेशा पस्त हो जाते हैं क्योंकि इनके लिए कोई कानून की मान्यता नहीं है, और खून खराबा इनको अपना हक लगता है, मजहबी हक लगता है ज़कात फाउंडेशन जैसे संगठन। बिल्कुल बिल्कुल, मैं नहीं कह रही हूँ हर मुसलमान को, परंतु ज़कात फाउंडेशन की मानसिकता वाले हर संगठन को खून खराबा करना, इस देश को तोड़ना, इस देश में पूर्णतः धर्मांतरण करना, हर मंदिर को तोड़ना, वो उनको अपना हक लगता है। तो इसलिए प्लीज डोंट अंडर एस्टिमेट देम, और हम संभलते ही चले, क्योंकि इनकी न्यूसेंस वैल्यू, इनकी ताकत, इनके इंटरनेशनल नेटवर्क और विद इन द कंट्री इनके जितने स्लीपर सेल्स हैं और जगे हुए सेल्स भी हैं, और ब्यूरोक्रेसी में इनकी पकड़, हर सतह पर इनकी ऑलरेडी पकड़ बन चुकी है। 70 साल में इन्होंने सिस्टमैटिकली यही किया। पार्टीशन बनाने के बाद जो मूर्खता हो गई इस देश के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं।
परंतु इनके तो हक में गया हर चीज। अब इनको आदत नहीं है जवाब सुनने की, क्योंकि कभी इनसे सवाल जवाब महात्मा गांधी जी ने भी इनसे सवाल जवाब नहीं किए। नेहरू तो खैर इनकी गुलामी करते थके नहीं, पर इनको आदत नहीं है कि हम बराबरी का हक मांगने की जरूरत करें। आज हालत ये है कि हिंदू मांग रहा है, प्लीज मेरे देश में मुझे कम से कम बराबरी का हक दे दो। जो हक इनके पास है, जो मुस्लिम समुदाय तथा कथित माइनॉरिटी खुद को मानता है 20 करोड़ स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद, उतने तो हक हमें भी दे दो। कम से कम इस देश में तो हमें हक देने चाहिए। पाकिस्तान में तो हम हक मांगने की औकात नहीं रखते, बांग्लादेश में हम हक मांगने की, या टर्की में या सऊदी में, कम से कम हिंदुस्तान में तो हिंदू को उतने हक दे दो जो मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस को दे दिए। ये भी कहना पाप है। इसको भी ये कहते हैं कि आप नफरत फैला रहे हैं। पर किसी भी मापदंड पर देख लीजिए कि एक्चुअली वी आर लिविंग एज सेकंड क्लास सिटीजन। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये सिद्ध कर दिया कि एज अ हिंदू वी हैव टू एक्सेप्ट सेकंड क्लास सिटीजनशिप। इतना हॉस्टाइल जजमेंट कभी नहीं देते ज़कात के खिलाफ जितना हॉस्टाइल जज ऑर्डर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन टीवी के खिलाफ किया है, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, बिल्कुल, जबकि टेरर लिंक का मुद्दा। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमान मैं आपके या पास हिंदू दोबारा होने का आता हूं मुद्दा। मधु। मैं वीडियो दिखाना चाहता हूं लोगों को। देखिए, मैंने जिन संदर्भों के आधार पर कहा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में एक काला कोट पहना आदमी, इसका नाम अभी तक हमको नहीं मिल पाया है, लेकिन आपको भी पता हो तो हमको जरूर बताइए। लेकिन ये जो बोल रहा है, क्या इस पर प्रश्न नहीं उठता है? देखिए, बहैसियत उम्मत आप ये तय कर लें कि हम हर साल एजुकेशन में अपना टारगेट पूरा करेंगे। बाबरी मस्जिद का कज़िया आप हार गए इसलिए कि वकील आपके नहीं थे, यकीन मानिए। नौजवान जेलों के अंदर बंद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, और आगे ये वक्त आने वाला है कि कोई भी हिंदू आपका केस नहीं लेगा, और ऐसे मुशाहदात हो चुके हैं। क्यों नहीं आप टारगेट पैदा करते कि हम बहैसियत मजमूई तौर पर पूरी उम्मत इस्लामिया हिंदिया मिलकर 5 से 10 हज़ार एडवोकेट हम कोर्टों के अंदर दाखिल कर देंगे। हज़ारों मदरसे जो हमारे पड़े हुए हैं, वहाँ से सैकड़ों की तादाद में हर साल हम वकला निकालेंगे, और वकला निकाल करके कोर्टों के अंदर हम भर देंगे ताकि हमारी आवाज़ और हमारी ताकत मजबूत हो। क्यों नहीं आप ये टारगेट करते कि हर साल कम से कम 5000 पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं पुलिस के अंदर हम अपने नौजवानों को भर देंगे, और इस टारगेट को हम अचीव करेंगे। क्यों नहीं आप ये टारगेट बनाते हैं कि हम पूरे साल में कम से कम 100 IAS पैदा करेंगे। आपके नाम आते हैं 15-20, आपकी तादाद 14% है, और 20 से काम नहीं चलने वाला। आप क्यों नहीं ये टारगेट करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में डॉक्टरी का जो पेशा है वो मुसलमानों का पेशा बन जाए? क्यों नहीं ये टारगेट करते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में IT पर कब्जा मुसलमानों का कब्जा हो, ताकि दूसरी कौमें आपकी मोहताज बन जाएं? जिस दिन दूसरी कौमें आपकी मोहताज बन जाएंगी, उस दिन ताकत आपके पास आएगी। बहस शंतनु जी, हमने तो कभी भी कुछ बनकर किसी को मोहताज करने का प्रयास नहीं किया। हमने तो शक्तियां दी लोगों को। हम डॉक्टर बने तो जान बचाने के लिए, हम IT में एक नंबर पर रहे तो किसी को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर तो कहा जा रहा है कि तुमको दूसरी कौम को मोहताज करना है और तब तुमको राज करना है। शंतनु जी, बिल्कुल, आप जरूरी अच्छा वीडियो दिखाया, आप मुझे भी भेजिएगा, मेरा भी अच्छा संबंध है, मैं इसको वीडियो को व्यक्ति भी पहचानने की कोशिश करूंगा। देखिए, एक चीज जैसा मधु जी ने कहा कि ये काफी हार्श जजमेंट है, मैं कहता हूँ क्वालिटी ऑफ जजमेंट भी बहुत पुअर है। जैसा आपने बताया कि उन्होंने ऑडियो विजुअल मीडियम में केवल विजुअल देख लिया, ऑडियो नहीं देखा। आपके 4 एपिसोड हैं फुल लेंथ, उनको नहीं देखा। एक छोटा सा एरिया देख के उस पर इतना हार्श कमेंट करना शुरू कर दिया। मतलब देखिए, आंखें मूंद लेने से डेटा बदल नहीं जाता। मैंने आपके पिछले कार्यक्रम में भी कहा था, जैसे मैंने आपका पहला कार्यक्रम का जब प्रोमो आया था, जब मुझे खुद भी कार्यक्रम नहीं पता था, तो मैंने अपने कुछ डेटा साइंटिस्ट मित्रों से पूछा कि भाई ऐसे आप डेटा में कैसे जांचते हैं। तो उन्होंने सबसे पहली बात कही, बैंक में मेरे कुछ मित्र हैं जो बड़े बड़े जो फ्रॉड का काम देखते हैं कि कब बैंक में फ्रॉड नोटिस होता है, तो कहते हैं भाई कभी भी अगर
किसी डेटा में सर्ज होता है या नॉर्मल लो आता है तो वहां पे फ्रॉड का इंडिकेशन होता है। अगर आपके अकाउंट में सैलरी के हर महीने 50,000 रुपए जाते हैं और एकदम से वो 2 करोड़ रुपए आ गए तो बैंक के लिए वो एक ट्रिगर है कि भाई फ्रॉड हुआ है। मैंने कहा सुरेश जी वो इंगित कर रहे हैं, अगर कोई एक डेटा आर्टिफिशियली ऊपर जा रहा है उसको स्टडी करिए। और उसमें तो आप कह रहे हैं अगर उसमें ज़कात फाउंडेशन का लिंक है, उसमें जाकिर नाइक का पैसा छोड़ा है, तो वो तो होम मिनिस्ट्री का काम है। तो मैं तो दो ही दरखास्त करूंगा। पहला तो होम मिनिस्ट्री से दरखास्त करूंगा कि ये केस अपने अंदर लें, यूपीएससी शायद उनके अंदर में आता है, जो पूरी विधा है। और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से कहूंगा कि ओवर स्टेपिंग छोड़ दें। आपके पास वैसे ही लाखों केस पड़े हैं, आप लोग गर्मी की छुट्टी में भी चले जाते हैं कहीं घूमने, आप उसको उन केसों को सॉल्व करें और ओवर स्टेपिंग ना करें। जब ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कह दिया कि कार्यक्रम चलेगा तो कार्यक्रम को चलने दें और इसको पब्लिक डोमेन में आने दें। और आईपीएस फाउंडेशन, बल्कि आपको अगर कुछ कोई प्रोमोटो करना भी है तो आईपीएस रजिस्ट्रेशन, तो जहां तक मेरी जानकारी है पुलिस और आर्मी को किसी तरह की रजिस्ट्रेशन बनाने की कोई आजादी नहीं है। आईपीएस रजिस्ट्रेशन देखिए कि वो वैदिक है नहीं है और उस पर वो कमेंट्री करती है आके, और उसमें देखिए अगर आपको करना है तो। और ये जो दारुल इस्लाम, दारुल हरब, ये जो चल रही है विदा गजनवे हिंद, मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों को कहूंगा ऐसा देश आपको नहीं मिलेगा। देखिए आपके मूवी स्टार हैं शाहरुख खान, आपकी इंडस्ट्री में आपको बहुत मुस्लिम मिल जाएंगे, आपको जर्नलिज्म में मुस्लिम मिल जाएंगे, आपको कोई एक विधा ऐसी नहीं है जहाँ पे आपको मुसलमान नहीं मिलेगा। यहाँ पे तो सबको अपॉर्चुनिटी है भाई। आप किसी और देश में बता दीजिए, आप पाकिस्तान में बता दीजिए कितने हिंदू उनकी क्रिकेट की टीम में है। एक हिंदू था उसे भी कन्वर्ट करना पड़ गया, उसने उनकी ब्यूरोक्रेसी में है, कितने उनके पॉलिटिशियन है। आप बांग्लादेश में बता दीजिए। हमारा अमेरिका में एक अगर हिंदू भारतीय मूल का आदमी बन जाता है तो पेपर में फ्रंट खबर आती है। और भारत में तो आपको बिल्कुल आजादी है, आप जिस क्षेत्र में बनेंगे। हमारी क्रिकेट के कैप्टन थे मोहम्मद अजहरुद्दीन। कहाँ पे आपको, अगर आपकी कैपेबिलिटी है, आप उसे अपने आप को अलग एंटिटी क्यों देख रहे हैं आज भी? आप ये क्यों नहीं कहते कि जैन क्यों नहीं पहुंचे उतने, सिख क्यों नहीं पहुंचे उतने, अगर आपको माइनॉरिटी की इतनी चिंता है तो नहीं। और शंतनु जी एक ध्यान में यहाँ रखना चाहिए कि अगर सारी बड़ी कम्युनिटी अपने लोकतांत्रिक अधिकार केवल चुनकर आने में मानेगी और वही दावा करेगी कि जितने हम हैं उस अनुपात में हम लोकसभा में पहुंचने चाहिए, तो हिंदुस्तान की बाकी सारी माइनॉरिटी, कोई भी माइनॉरिटी कहीं पर भी लोकसभा की सीट नहीं जीत के ला सकती। तो फिर तो उनका रिप्रेजेंटेशन होगा ही नहीं। सुरेश जी देखिए, मुझे लगता है कि मुझे सबसे दुख होता है कि कभी मुस्लिम जनता को उनका एक लीडर नहीं मिला। उनको ओवैसी मिले, उनको आजम खां मिले, जो बस चाहते थे कि किसी तरह से वो उनको एक विक्टिम कार्ड खेलें, उनको दिखाएं कि आप कैसे मरने वाले हैं, ये आपको मारने वाला है, ये सरकार आपको पीटने वाली है, आपके हक छीनने वाली है। जबकि देखिए सचर कमेटी जैसी रिपोर्ट मैंने अपनी किताब में लिखा भी है, वो बिल्कुल बॉचअप रिपोर्ट है। मैं आज नेशनल मीडिया में कह रहा हूँ, बॉचअप रिपोर्ट है। जानबूझ के एक नैरेटिव प्रेजेंट किया गया है। 2004 में सबको पता लगा, CSDS जिसमें मधुकेश्वर जी भी जुड़ी हैं, उन्होंने डेटा दिया कि मुसलमानों ने बहुत खुल के वोट दिया कांग्रेस को। कांग्रेस ने तो उनको कैसे उनको धन्यवाद किया जाए, एक सचर कमेटी बिठा दी। और सचर कमेटी के सचर जी ने खुद कहा है कि उसका रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने डेटा पॉइंट दिए बहुत मिनिमल है। और उसमें भी ज़कात फाउंडेशन जैसे लोग जुड़े थे, उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। ज़कात फाउंडेशन का अध्यक्ष, आज जो ज़कात फाउंडेशन है उसका अध्यक्ष ही तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के OSD के तौर पर था। वही व्यक्ति आज अध्यक्ष है और 40 में से 27 लोग जो IAS में गए, उन UPSC में गए, उनका वो मेंटर है। और उसी का प्रेजेंटेशन दिखाकर हमने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा है, लेकिन हम अपराधी हो गए। अब देखिए, यह हैदराबाद के दो भाई अपराधी नहीं है जो क्या क्या नहीं कहते। देखिए ये वीडियो। मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान IAS बने, IPS बने, IRS बने, IFS बने। सियासी मैदान पे हम लड़ते हैं, लेकिन हमारी फाइल्स को दबा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो IAS, IPS, IFS की कुर्सी पर मेरा अपना कोई भाई नहीं है, गैर है, तो उसको दबा देता है। मैं यहां लगूंगा, हमारा हक होगा, इसलिए जरूरी है। मैं चाहता हूं कि हमारे मुसलमान IAS बने, IPS बने, IRS बने, IFS बने। सियासी मैदान पे हम लड़ते हैं, लेकिन हमारी फाइल्स को दबा दिया जाता है, इसलिए क्योंकि वो IAS, IPS, IFS की कुर्सी पर मेरा अपना कोई भाई नहीं है, गैर है, तो उसको दबा देता है। मैं यहां लगूंगा, हमारा हक होगा, इसलिए जरूरी है। मैं चाहता हूं जो सांसद है, ये तो विधायक है, लेकिन सांसद है, 2-3 बार सांसद है, वो भी यही कहता है, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, फौज में या पुलिस में कितने IPS ऑफिसर हैं हमारे मुल्क में मुसलमान? 14% हमारी आबादी और 3% भी IPS ऑफिसर नहीं है। अगर
अगर पूरी पुलिस फोर्स को ले लिया जाए मुल्क में तो 6.27% बनता है। इसका जिम्मेदार मैं हूं। आप हुकूमत किए, इख्तिदार की कुर्सियों पर आप बैठे, मंत्री आप बने, हर चीज का फायदा आप उठा लिए। फौज में या पुलिस में कितने आईपीएस ऑफिसर हैं हमारे मुल्क में मुसलमान? 14% हमारी आबादी और 3% भी आईपीएस ऑफिसर नहीं है। अगर पूरी पुलिस फोर्स को ले लिया जाए मुल्क में तो 6.27% बनता है। इसका जिम्मेदार मैं हूं। आप हुकूमत किए, इख्तिदार की कुर्सियों पर आप बैठे, मंत्री आप बने, हर चीज का फायदा आप उठा लिए। मैं सोशल मीडिया पर देश भर से आने वाली तमाम प्रतिक्रियाओं को देख रहा हूं। मधु जी के पास चलता हूं। मधु जी, सोशल मीडिया पर मेजॉरिटी लोग हैरान हैं इस फैसले के बाद और सुदर्शन का साथ देने की बात करें। मधु जी। बिल्कुल देंगे सुदर्शन का साथ सुरेश जी, क्यों नहीं देंगे? ये हमारे सर्वाइवल का सवाल है आज। अगर ये ओवैसी भाई ज़कात फाउंडेशन के जो नेतागण जिस दिन पूरी हुकूमत, अभी तो इनके पास वीटो पावर आ चुकी है, जिस दिन पूरी हुकूमत इनकी हो गई, हम तो बचेंगे नहीं। वही हाल होगा जो कश्मीरी पंडितों का हुआ या मेरे जैसे परिवारों का। पाकिस्तान में हम उजड़ के आए, यहाँ बसने मजबूरी से। तो अब इसके बाद कहाँ जाएंगे? अब तो कोई जगह भी नहीं है। इंडियन ओशन में ही अकेले जाएंगे क्या, अगर हमें कन्वर्जन नहीं चाहिए? दूसरा, देखिए कितना झूठ बोलते हैं कि विक्टिमहुड का नैरेटिव देखिए गजब था। एक बोल रहे थे वो सज्जन, कोई हिंदू आपके लिए वकालत नहीं करेगा, आपको मुसलमान वकील ही उतारने पड़ेंगे। अरे बड़े बड़े वकील जिनकी फीस तो क्या उनके घर की चपरासी की तनख्वाह भी में हम नहीं अफोर्ड कर सकते। बड़े बड़े वकील कपिल सिब्बल जी, इंदिरा जयसिंह जी, वृंदा ग्रोवर जी, पूरी फौज है इनके पास, खड़ी हो जाती है इनके सोहराबुद्दीन जैसे टेररिस्ट को भी डिफेंड करने। और उस टेररिस्ट की एनकाउंटर किलिंग के एवज में हमारे देश के मुख्यमंत्री थे जब नरेंद्र मोदी, और वहाँ के गृह मंत्री अमित शाह को जेल तक पहुंचाने वाले इन्हीं के लिए खड़े होते हैं। हमें से कितनों की औकात है कि ऐसे वकीलों को हम खड़ा कर सके। वो जो दीवान है, क्या नाम, राजीव धवन, वो कितना फीस लेते हैं और करोड़ों रुपया फीस लेने वाले कॉलिन गोंसाल्विस जैसे, जिनको अभी पता चला है 50 करोड़ लाया गया, उनके पास पैसा दिया गया ताकि वो सीए के स्टोन पेल्टर्स और वहाँ उनके जो टेररिस्ट थे नेटवर्क जो दंगे फैला रहे थे उनको डिफेंड करने के लिए उनको 50 करोड़ रुपए, ये अभी खुलासा हुआ। तो ये कैसा विक्टिमहुड नैरेटिव है कि जो जिन वकीलों के, बड़े बड़े वकीलों के चपरासी भी हम हायर नहीं कर सकते, वो इनके लिए खड़े हो जाते हैं और फिर भी ये कहते हैं आपके लिए कोई हिंदू वकील नहीं खड़ा होगा। दूसरा, ये जो मुझे लगता है एक इस बात से भी इस वक्त के दलित हुए हैं कि जो इनकी टारगेटेड कम्युनिटी है, दलित को इन्होंने पूरी तरह से, जिनको एसटी कम्युनिटी कहा जाता है, ये ना दलित हमारी परंपरा का शब्द है, ना एसटी हमारी। एसटी अंग्रेजों का दिया हुआ छुपा हुआ लेबल है। उन्होंने ही किसी को बैकवर्ड बनाया और फिर उनको अंग्रेजी शासन के पहले किसी को बैकवर्ड कम्युनिटी या दलित कम्युनिटी नहीं कहा जाता था इस देश में। अभी उनको क्योंकि आपने जागृत किया है कि देखिए आपकी हिमायत करने वाले लोग जो आपको हमसे, अपने समाज से, अपने पुरखों के धर्म से अलग थलग करना चाहते हैं, वो लोग आपके खिलाफ कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी रिजर्व सीट पर कैसे कब्जा करने का सुनियोजित प्लान ही नहीं बनाया, कब्जा कर भी चुके हैं। इस चीज से भी बौखलाए हैं क्योंकि हिंदू समाज को तोड़ के ही ये हमारे ऊपर राज कर सकते हैं। और तीसरी बात, ये जो अभी भाई मेरे कह रहे थे आईपीएस एसोसिएशन,
आई थिंक वी शुड क्लैरिफाई। कोई आईपीएस एसोसिएशन ने स्टेटमेंट नहीं दी, आईपीएस फाउंडेशन जो एक एनजीओ है वो इनके लिए बोल रहा है कि कैसे एनजीओ पे कैसे कब्जा करते हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर द्वारा, रिटायर्ड ऑफिसर्स द्वारा बनाई गई फाउंडेशन हो। ये तुरंत खड़े हो गए इनके लिए। इतने बड़े बड़े मुद्दे उठे, मैंने कभी नहीं देखा आईपीएस फाउंडेशन को इस तरह से खड़े होके लोहा लेते हुए। तो आप देखिए इनके लिए फिल्म जगत, सारे बॉलीवुड के स्टार्स खड़े हो जाते हैं। 800 से 1500 सिग्नेचर देने वाले बड़े बड़े प्रोफेसर ग्लोबली जो सिग्नेचर कैंपेन, चाहे मोदी को वीजा ना दिया जाए, चाहे हिंदुस्तान में इंटॉलरेंस का झूठा प्रचार किया जाए, चाहे और कोई भी इस देश के खिलाफ मुहिम चलानी हो, करीब 1500 तथाकथित इंटेलेक्चुअल्स तो इनके किराए के भाड़े पे हर वक्त खड़े हैं, कभी भी साइन दे देंगे। और मुझे लगता है वो भी दिन दूर नहीं जब इनकी पिटीशन में अगर माँ बहन की गालियां भी हो तो वो 1500 के 1500 फिर भी साइन कर देंगे, क्योंकि बिना देखे, बिना माइंड अप्लाई किए इनके पास बड़े बड़े दिग्गज फॉरेन यूनिवर्सिटीज में सीनियर प्रोफेसर इनके पेरोल पे काम करते हैं या इनकी दहशत में काम करते हैं, जो कि तुरंत अपना नाम और हस्ताक्षर इनको देने को तैयार हो जाते हैं मिनटों में। 1500 सिग्नेचर करने के लिए इनको तो 1500 मिनट नहीं लगते। तो आप सोचिए, और वो भी ग्लोबल बड़े बड़े नामों के, ग्लैमरस नामों के। मधु जी, तो ये फिर भी ये विक्टिमहुड नैरेटिव करते हैं। विक्टिम तो हम हैं भाई, पिटे रहे हैं सैकड़ों साल तक, और देश आजाद हुआ तो हमने सोचा यहाँ तो कम से कम उजड़ के आए हैं पाकिस्तान से, यहाँ तो चैन की सांस लेंगे। परंतु यहाँ भी पाकिस्तान एक नहीं, दो नहीं, कितने बनाने की इनकी पूरी मंशा, प्लानिंग तैयार है, नक्शे तैयार हैं, और हम फिर भी सोए रहे। तो लानत है हमसे। तो हम सच में अपनी कमजोरी का एहसास और अपने ऊपर प्रहार कर रहे व्यक्तियों और समूह के उनकी ताकत का एहसास जब तक पूरी तरह से नहीं लगा सकते तो इनका मुकाबला भी सही ढंग से हम नहीं कर पाएंगे। और जैसे आपने इतना बखूबी ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया, यही काम एकेडेमिया में, जर्नलिज्म में, इसमें 100 गुना बड़ा काम होना ही पड़ेगा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपसे सीख लेके बाकी चैनल भी, अभी तक तो चुप। मधु जी तो आप साक्षी है, आप तो खुद यहाँ आई थी, आपने देखा कितने बड़े बड़े रिसर्चर बैठकर, कितने वरिष्ठ नौकरशाह जिनका बड़ा अनुभव रहा है, सबने एक एक फैक्ट को कम से कम 3 जगह पर वेरीफाई किया, तब हमने शो किया है। आप तो प्रत्यक्षदर्शी है मधु जी। जी, आपकी आवाज, हेलो। मैंने कहा कि आपने तो स्वयं देखा कि हमने एक एक फैक्ट को 3 बार चेक किया, और वो भी वरिष्ठ से वरिष्ठ अधिकारी के साथ। जी जी, एक एक फैक्ट को ही नहीं, एक एक शब्द के चुनाव को ही। बिल्कुल आपने बहुत बारीकी से, मैं सिर्फ उन शब्दों के चुनाव में बस आपको यही कहती हूँ कि इनकी ताकत को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। बस एक ही चीज बच गई है। आप देखिए, हमारा तो उस ताकत पर सबसे बड़ा भरोसा है, उस ताकत पर सबसे बड़ा भरोसा है, वही जीत दिलाएगी। ये छत्रपति शिवाजी महाराज भवानी माता के सामने हाथ जोड़कर कहते थे, बड़े बड़ों के साथ लड़ने जाते थे, वही शक्तियां है। ये परीक्षाएं हमारे, और हम इन परीक्षाओं में पास हो गए, क्योंकि परीक्षा पास हुए बगैर आप अगले वर्ग में, अगले क्लास में नहीं जा सकते। आप दोनों का धन्यवाद। मैं दर्शकों को पुनः दिखाता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने सुदर्शन के कार्यक्रम पर जो स्टे लगाया है वो उनके वकीलों ने उनको दी गई गलत जानकारी के आधार पर है। मैं सच्ची जानकारी पुनः अपने सामने रखना चाहता हूं। सुदर्शन ने जो वीडियो दिखाया, उस वीडियो का केवल ऑडियो वीडियो दिखाया, उसका केवल वीडियो, जिसमें कहा गया था, कोर्ट को यह बताया गया कि सुदर्शन कहता है कि मुसलमानों को 35 वर्ष, हिंदुओं को 32 वर्ष। हमने ये नहीं कहा, केवल ग्राफिक दिखाकर उसके पीछे का ऑडियो सुनाए बगैर यह परसेप्शन बनाया गया। वास्तवता हमने क्या कहा था, यह वीडियो में पुनः दिखाता हूं। मिल रहा है क्योंकि मुसलमान को ओबीसी का दर्जा दिया जा रहा है। बाबा साहब आंबेडकर जी ने तो यह दर्जा नहीं दिया ना,
बात बात पर बाबा साहब अंबेडकर जी के लाइनों को मत बदलो, फुल स्टॉप कामा भी मत बदलो, संविधान बदलने का आरोप लगाने वालों, यहां तो आप एक तरफ मुसलमान भी अल्पसंख्यक भी बनते हो, दूसरी तरफ आप ओबीसी भी बनते हो। मुझे ये प्रश्न है, ये प्रश्न इसलिए भी बड़ा है और मैं इस देश के तमाम ने ये जो 3 उम्र का लाभ जो मुद्दा बताया था, वो उम्र का लाभ इस कारण मिलता है, ये मैंने कहा था। किसी ने कहा आज के आर्गुमेंट में कि भाई ये तो सरकार की पॉलिसी है, तो हां, सरकार के पॉलिसी के विरुद्ध बोलना का काम नहीं है। अगर बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों को रोक देने वाली कोई पॉलिसी है तो उसके विरोध में बात होती है, क्यों नहीं होनी चाहिए? बदलने की बात कर रहे हैं ना। और इसको लेकर इतना बवाल करने वाले ये वीडियो को भूल रहे हैं, जो ये शायर जैसे लोग देश भर में जाकर कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी पर कब्जा करो। सुदर्शन की लड़ाई सत्य की है। हम जानते हैं कि न्यायपालिका के सामने रखे गए अधूरे तथ्यों पर हुआ यह फैसला संपूर्ण तथ्य रखने के बाद हमारे पक्ष में आता, सत्य के पक्ष में आएगा। सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। ये विश्वास के साथ हम ये लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है,